माननीय सभापति जी, माननीय राष्ट्रपति जी की संयुक्त सदन को जो सीख मिली है, उनका जो अभिभाषण हुआ है, जो 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को रिफ्लेक्ट करता है। मैं इस सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर समर्थन देने के लिए आपके बीच प्रस्तुत हूँ। करीब 45 से ज़्यादा माननीय सदस्यों ने इस अभिभाषण पर अपना विचार रखे हैं। ये वरिष्ठ जनों का गृह है, अनुभवी महापुरुषों का गृह है। चर्चा को समृद्ध करने का हर किसी का प्रयास रहा है। श्रीमान गुलाम नबी जी, श्रीमान आनंद शर्मा जी, भूपेंद्र यादव जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधाकर शेखर जी, रामचंद्र प्रसाद जी, रामगोपाल जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, संजय राउत जी, स्वप्नदास जी, प्रसन्न आचार्य जी, ए नवनीत जी, ऐसे सभी अनेक अपने माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। जब मैं इस सारे आपके भाषणों की जानकारियां ले रहा था, कई बातें नई नई उभर करके आई हैं। ये सदन इस बात के लिए गर्व कर सकता है कि एक प्रकार से पिछला सत्र हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव रहा और सभी माननीय सदस्यों के सहयोग के कारण ये संभव हुआ और इसके लिए सदन के सभी माननीय सदस्य अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन ये अनुभवी और वरिष्ठ महानुभावों का सदन है, इसलिए स्वाभाविक देश की भी बहुत अपेक्षाएं थी, ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी और मेरी स्वयं की तो बहुत ही अपेक्षाएं थी कि आपके पास से बहुत अच्छी बातें देश के काम के लिए मिलेगी, अच्छा मार्गदर्शन मुझ जैसे नए लोगों को मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो नए दशक में नए कलेवर की मेरी अपेक्षा थी, उसमें से मुझे निराशा मिली है। ऐसा लग रहा है कि आप जहां ठहर गए हैं, वहां से आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते, वहीं रुके हुए हैं और कभी कभी तो लगता है कि पीछे चले जा रहे हैं। अच्छा होता हताशा निराशा का वातावरण बनाए बिना नया उमंग, नए विचार, नई ऊर्जा, इसके साथ आप सबसे देश को दिशा मिलती, सरकार को मार्गदर्शन मिलता। लेकिन शायद ठहराव को ही आपने अपना वर्च्यू बना दिया है और इसलिए मुझे काका हाथरसी का एक व्यंग्य काव्य याद आता है। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा था, प्रकृति बदलती क्षण क्षण, प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो। कविराज कपिल जी बड़े गौर से सुन रहे हैं। तुम निष्क्रिय से पड़े हुए
भाग्यवाद पर अड़े हुए हो, छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। माननीय सभापति जी, चर्चा का प्रारंभ करते हुए जब गुलाम नबी जी बात बता रहे थे, कुछ आक्रोश भी था, सरकार को कई बातों से कोसने का प्रयास भी था, लेकिन वो बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन जब उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो बेमेल थी, अब जैसे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का फैसला सदन में बिना चर्चा को हुआ, देश ने टीवी पर पूरे दिन भर चर्चा देखी है, सुनी है, और सभी तरफ से अपना अपना, ये ठीक है 2 बजे तक कुछ लोग वेल में थे, लेकिन बाहर से जब खबरें आने लगी तो सब समझ गए कि भाई अब जरा वापस जाना ही अच्छा है। देश ने देखा है, व्यापक चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय किए गए हैं और सदन ने निर्णय किया है। सम्मानीय सदस्यों ने अपने वोट देकर के निर्णय किया है। लेकिन जब ये बात हम सुनाते हैं तो ये भी याद रखें, और आजाद साहब मैं आपकी याददाश्त को जरा ताज़ा कराना चाहता हूँ, पुराने कारनामे इतना जल्दी लोग भूलते नहीं हैं। जब तेलंगाना बना तभी सदन का हाल क्या था, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, टीवी का टेलीकास्ट बंद कर दिया गया था, चर्चा को तो कोई स्थान ही नहीं बचा था, और जिस हालत में वो पारित किया गया था वो कोई भूल नहीं सकता है। और इसलिए हमें आप नसीहत दें, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी सत्य को भी स्वीकार करना होगा। दशकों के बाद आपको एक नया राज्य बनाने का अवसर मिला था, उमंग उत्साह के साथ सबको साथ लेकर के आप कर सकते थे। अभी आनंद जी कह रहे थे, राज्यों को पूछा, ढिकने को पूछा, फलाने को पूछा, बहुत कुछ कह रहे थे। अरे कम से कम आंध्र तेलंगाना वालों को तो पूछ लेते कि उनकी क्या इच्छा थी। लेकिन आपने जो किया वो इतिहास है। और उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में एक बात कही थी, और मैं समझता हूं कि उसको आज हमने याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बीइंग हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट ओवर द तेलंगाना इश्यू। अटल जी की सरकार ने उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया, पूरे सम्मान के साथ, शांति के साथ, सद्भाव के साथ, और आज ये तीनों नए राज्य अपने अपने तरीके से देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के जो भी फैसले लिए गए, पूरी चर्चा के साथ और लंबी चर्चा के बाद हुआ है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की स्थिति के संबंध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए गए। कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं, मुझे भी लगता है कि इस सदन के सामने मुझे भी वो ब्यौरा देना चाहिए। 20 जून 2018 वहाँ की सरकार जाने के बाद एक नई व्यवस्था बनी, गवर्नर रूल लगा था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन आया और 370 हटाने का भी निर्णय हुआ। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, पहली बार वहाँ के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला।
जम्मू कश्मीर में पहली बार पहाड़ी भाषी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। जम्मू कश्मीर में पहली बार महिलाओं को ये अधिकार मिला कि वे अगर राज्य के बाहर विवाह करती हैं तो उनकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी। पहली बार स्वतंत्रता के बाद वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर में रेरा का कानून लागू हुआ। पहली बार जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप पॉलिसी, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी बनी भी और लागू भी हो गई। पहली बार, और ये तो देश को आश्चर्य होगा, पहली बार जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना हुई। पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को सीमा पार से हो रही फंडिंग पर नियंत्रण आया। पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के सत्कार समारंभ की परंपरा समाप्त हो गई। पहली बार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ वहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर के निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को उन भत्तों को लाभ मिला है जो अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को दशकों से मिलते रहे। पहली बार अब जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी एलटीसी लेकर कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट या अंडमान निकोबार घूमने जा सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, गवर्नर रूल के बाद 18 महीनों में वहां 4,400 से अधिक सरपंचों और 35,000 से ज्यादा पंचों के लिए शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ। 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में 3,30,000 घरों में बिजली कनेक्शन दिया गया। 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना के गोल्ड कार्ड दिए जा चुके हैं। सिर्फ 18 महीनों में जम्मू कश्मीर में वहां 1.5 लाख बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को सरकार की पेंशन स्कीम से जोड़ा गया है। आजाद साहब ने यह भी कहा कि विकास तो पहले भी होता था। हमने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन विकास कैसे होता था, मैं जरूर एक उदाहरण देना चाहूंगा। पीएम आवास योजना के तहत मार्च 2018 तक सिर्फ 3,500 मकान बने थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3,500। 2 साल से भी कम समय में इसी योजना के तहत 24,000 से ज्यादा मकान बने। अब कनेक्टिविटी सुधारने, स्कूलों की स्थिति सुधारने, अस्पतालों को आधुनिक बनाने, सिंचाई की स्थिति ठीक करने, टूरिज्म बढ़ाने के लिए पीएम पैकेज समेत अन्य कई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आदरणीय वाइको जी, उनकी एक स्टाइल है, बहुत इमोशनल रहते हैं हमेशा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019
जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे। वाइको जी, ये ब्लैक डे नहीं, ये आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वालों के लिए ब्लैक डे सिद्ध हो चुका है। वहां के लाखों परिवारों के लिए एक नया विश्वास, एक नई आशा की किरण आज नजर आ रही हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां पर नॉर्थ ईस्ट की भी चर्चा हुई है। आजाद साहब कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। अगर जलता होता तो सबसे पहले आपने अपने एमपीओ का डेलीगेशन वहां भेजा ही होता और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर की होती, फोटो भी निकलवा दी होती। और इसलिए मुझे लगता है कि आजाद साहब की जानकारी 2014 के पहले की है और इसलिए मैं अपडेट करना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट अभूतपूर्व शांति के साथ आज भारत की विकास यात्रा का एक अग्रिम भागीदार बना है। चालीस 50 साल से नॉर्थ ईस्ट में जो हिंसक आंदोलन चलते थे, ब्लॉकेड चलते थे, और हर कोई जानता है कि कितनी बड़ी चिंता का विषय था, लेकिन आज वे आंदोलन समाप्त हुए हैं, ब्लॉकेड बंद हुए हैं और शांति की राह पर पूरा नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। करीब 25-30 साल से ब्रू जनजाति की समस्या आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। करीब 30,000 लोग अनिश्चितता की जिंदगी जी रहे थे। इतने छोटे से कमरे में, वो भी एक छोटा सा हट बनाया हुआ टेम्पररी, इसमें 100 लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 दशक तक यातनाएं कम नहीं है और गुना कुछ नहीं था उनका। और मजा देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बहुतेक आप ही के दल की सरकारें थी और त्रिपुरा में आपके साथी दल की सरकार थी, आपके मित्र थे, प्रिय मित्र। आपने चाहा होता तो मिजोरम सरकार आपके पास थी, त्रिपुरा में आपके मित्र बैठे थे, केंद्र में आप बैठे थे। अगर आप चाहते तो ब्रू जनजाति की समस्या का सुखद समाधान ला सकते थे। लेकिन आज इतने सालों के बाद उस समस्या का समाधान और स्थायी समाधान करने में हम सफल हुए हैं। मैं कभी सोचता हूं कि इतनी बड़ी समस्या पर इतनी उदासीनता क्यों थी, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है कि उदासीनता का कारण ये था कि ब्रू जाति के जो लोग अपने घर से, गांव से बिछुड़, उनको बर्बाद कर दिया गया था, उनका दर्द तो असीमित था, असीमित दर्द था, लेकिन वोट बहुत सीमित था। और ये वोट का ही खेल था जिसके कारण उनके असीमित दर्द को हम कभी अनुभव नहीं कर पाए और उनकी समस्या का हम समाधान नहीं कर पाए। ये हमारा पुराना इतिहास है, हम न भूले। तो हमारी सोच अलग है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर के पूरी जिम्मेवारी और संवेदना के साथ जो भी हमसे बन सके
हम समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं और हम उनकी तकलीफ को समझते हैं। आज बड़ा गर्व कर सकता है देश कि 29,000 लोगों को अपना घर मिलेगा, अपनी एक पहचान बनेगी, अपनी एक जगह मिलेगी, वो अपने सपने बुन पाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य को वो तय कर पाएंगे। और इसलिए ब्रू जनजाति के प्रति और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं के समाधान के रास्ते हैं। मैं बोडो के संबंध में विस्तार से कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन वह भी अपने आप में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है और उसकी विशेषता है सभी हथियारी ग्रुप, सभी हिंसा के रास्ते पर गए हुए ग्रुप एक साथ आए और सबने एग्रीमेंट में लिखा है कि इसके बाद बोडो आंदोलन की सभी मांगे समाप्त होती है, कुछ बाकी नहीं। ये एग्रीमेंट में लिखा है। श्रीमान सुखेंदु शेखर जी सहित अनेक साथियों ने यहाँ आर्थिक विषयों पर चर्चा की है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी मैंने सबसे आग्रह से कहा था ये सत्र पूरा का पूरा हमने आर्थिक विषयों की चर्चा के लिए समर्पित करना चाहिए। गहन चर्चा होनी चाहिए, सारे पक्ष उजागर होकर के आने चाहिए और जो भी टैलेंट हम लोगों के सबके पास है, कोई यहाँ हो कोई यहाँ हो अलग बात है, लेकिन हम मिल करके ऐसी नई चीज़ें बताएं, ऐसी नई चीज़ें खोजें, ऐसे नए रास्ते डेवलप करें। और आज जो वैश्विक आर्थिक परिस्थिति है उसका अधिकतम लाभ भारत कैसे ले सकता है, भारत अपनी जड़ें कैसे मजबूत कर सकता है, भारत कैसे अपने आर्थिक हितों का विस्तार बढ़ा सकता है, उस पर हम गहन चर्चा करें। ये मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में सबके सामने रिक्वेस्ट की थी और मैं चाहूंगा इस सत्र को पूरी तरह देश के आर्थिक विषयों पर हमें समर्पित करना चाहिए। बजट पर चर्चा होनी है, उसको और अधिक विस्तार से चर्चा करें और अमृत ही निकलेगा। हो जाए कुछ छिटाकसी हो जाएगी, तू मैं हो जाएगी, कुछ आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे, फिर भी मैं समझता हूं उस मंथन से अमृत ही निकलेगा। और इसलिए मैं फिर से निमंत्रित करता हूं सबको कि अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक नीतियों पर, आर्थिक परिस्थितियों पर, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे अनुभवी महानुभाव हमारे बीच में है, जरूर देश को लाभ मिलेगा और हमें करना चाहिए। हमारा मन इसके विषय में खुला है। लेकिन यहां जो अर्थव्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई है, देश को निराश होने का कोई कारण नहीं और निराशा फैला करके कुछ पाने वाले भी नहीं है। आज भी देश के अर्थव्यवस्था के जो बेसिक सिद्धांत है, मानदंड है, उन सारे मानकों में आज भी देश की अर्थव्यवस्था सशक्त है, मजबूत है और आगे जाने की पूरी ताकत रखती है। इनहेरेंट ये क्वालिटी उसके अंदर है और कोई भी देश छोटी सोच से आगे नहीं बढ़ सकता है। अब देश की युवा पीढ़ी हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम बड़ा सोचें, दूर का सोचें, ज्यादा सोचें और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ें। इसी मूल मंत्र को लेकर के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। निराश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले दिन हम कह दें नहीं ये तो संभव ही नहीं है। अरे भाई, जो संभव नहीं है तो फिर क्या संभव है वही करना है क्या? हर बार हमने इतना ही करना कि 2 कदम चलते वहीं चलना चाहिए क्या? अरे कभी तो 5 कदम के लिए हिम्मत करे, कभी तो 7 कदम के लिए हिम्मत करे, कभी तो देश चलता है जी। ये निराशा देश का भला कभी नहीं करती है और इसलिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने का सुखद परिणाम ये हुआ है कि जो विरोध करते हैं उसको भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करनी पड़ती है। हर किसी को आधार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ, वरना हम ऐसे ही मोहल्ले में खेलते रहते जी। अब दुनिया के सामने खेलने का एक कैनवास तो खड़ा कर दिया है, मानसिकता तो बदली हमने। और इसलिए
और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए गांव और शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एमएसएमई क्षेत्र हो, टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, जहां रोजगार की संभावना है, हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिले। टूरिज्म एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें जितना पिछले 70 साल में टूरिज्म को, भारत को जिस प्रकार से हमने ब्रांडिंग करना चाहिए था, किसी न किसी कारण से हम वो मिस कर गए हैं। आज भी अवसर है और भारत को भारत की नजर से ही टूरिज्म डेवलप करना चाहिए। पश्चिमी नजर से भारत के टूरिज्म को हम डेवलप नहीं कर सकते। दुनिया भारत को देखने आनी चाहिए, वरना उसको हंसी खुली की दुनिया देखनी है तो दुनिया में बहुत जगह पे है, वो वहां चले जाते हैं। मेक इन इंडिया पर हमने बल दिया है और उसके सुफल नजर आ रहे हैं। विदेशी निवेश की आंकड़े आप देखते होंगे। टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के सारी प्रोसेस को सरल करने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। और दुनिया में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग की बात हो या भारत में ईज ऑफ लिविंग का विषय हो, हमने एक साथ दोनों को, हमने बैंकिंग सेक्टर में मुझे बराबर याद है, जब मैं गुजरात में था तो कई बड़े विद्वान जो एक आर्टिकल लिखते थे, वो कहते हमारे देश में बैंकों का मर्जर करना चाहिए और अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जाएगा। ऐसा हमने कई बार पढ़ा है। ये सरकार है जिसने कई बैंकों का मर्जर कर दिया, आसानी से कर दिया, और आज ताकतवर बैंकों का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, हो गया, जो आने वाले देश में देश की फाइनेंशियल रीढ़ को मजबूती देगा, गति देगा। आज मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एक नया दृष्टिकोण भी देखना होगा कि जो बैंकों में पैसे फंसे, क्या कारण था। मैंने पिछली सरकार के समय पर विस्तार से कहा है और मैं बार बार किसी को भी नीचा दिखाने के लिए प्रयास नहीं करता हूं। देश के सामने जो सत्य रखना चाहिए रख करके मैं आगे बढ़ने में ही अपना समय लगाता हूं। ऐसी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ में गंवाता नहीं हूं, वरना कहने के लिए बहुत कुछ है। एक विषय ऐसी चर्चा आई कि जीएसटी में बार बार बदलाव आया। इसको अच्छा माने या बुरा माने, मैं हैरान हूं। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जीएसटी की रचना। अब राज्यों का भावनाओं को उसमें प्रकटीकरण होता है। कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ से भी वहां विषय आते हैं। क्या हम ये कह करके बंद कर दें? नहीं, हमने जो किया वो फाइनल, सारी बुद्धि भगवान ने हमको ही दी है, अब कोई कुछ सुधार नहीं होगा, जो है चलो ऐसा करेंगे क्या? ऐसा हमारा विचार नहीं है। हमारा मत है कि समयानुकूल परिवर्तन जहां आवश्यक है करना चाहिए। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े विषय हैं। जब राज्यों के बजट आते हैं तो सेल टैक्स में आपने देखा होगा कि बजट पूरा होता होते सेल टैक्स हो या अन्य कोई टैक्सेस हो, कई चर्चाएं आती हैं और बाद में आखिर में बदलाव भी करने पड़ते हैं राज्यों को। अब वो विषय राज्यों से हट करके एक हो गया है तो जरा ज्यादा लगता है। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां कहा गया कि जीएसटी बहुत सरल होना चाहिए था, टिकना होना चाहिए था, फलाना होना चाहिए था। मैं जरा पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही ज्ञान आपके पास था, इतना ही सरल बनाने का क्लियर विजन था, तो इसको लटकाए क्यों रखा था भाई? हाँ, ये भ्रम मत फैलाइए। मैं बताता हूं, मैं आज सुनाता हूं। आज आपको सुनना चाहिए। प्रणव दा जब वित्त मंत्री थे तब गुजरात आए थे, हमारी विस्तार से चर्चा हुई। मैंने उनसे पूछा कि दादा ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है, इसके विषय में क्या हुआ है? उसके बिना तो चल ही नहीं सकता है। तो दादा ने कहा ठहरो भाई, तुम्हारा सवाल। तो उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और उन्होंने कहा भाई देखो ये मोदी जी क्या कर रहे हैं।
तो मैंने कहा भाई देखिए ये तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है, इसमें टेक्नोलॉजी के बिना आगे बढ़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी अभी हमने निर्णय किया है और हम किसी कंपनी को हायर करेंगे और करने वाले हैं। मैं उस समय की बात करता हूँ जो मुझे जीएसटी के कहने आए थे, तब भी ये व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, तब मैंने कहा था कि आपको जीएसटी सफल करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उनकी कठिनाइयों को आपने एड्रेस करना होगा। तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, बाय एंड लार्ज दे आर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स। जो उपभोक्ता राज्य हैं, जो कंज्यूमर स्टेट है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। और मैं आज बड़े गर्व से कहता हूं कि जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, उन्होंने इन बातों को एड्रेस किया, इसका समाधान किया। उसके बाद जीएसटी में पूरा देश साथ चला है। और इसलिए मैंने जब मुख्यमंत्री के नाते जो मुद्दे उठाए थे, वो प्रधानमंत्री के नाते उन मुद्दों को सुलझाया है और सुलझा करके जीएसटी का रास्ता प्रशस्त किया है। इतना ही नहीं, अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि भाई बार बार बदलाव क्यों। मैं समझता हूं कि हमारे महापुरुषों ने इतना बड़ा महान संविधान दिया, उसमें भी उन्होंने सुधार के लिए अवकाश रखा है। हर व्यवस्था में सुधार का हमेशा स्वागत होना चाहिए और हम देश हित में हर नए और अच्छे सुझावों का स्वागत करने वाले विचार को लेकर के चलते हैं। आदरणीय सभापति जी, भारत की अर्थव्यवस्था में एक चीजें जो अभी भी बहुत उजागर कम हुई हैं, जिसकी तरफ ध्यान जाने की आवश्यकता है। देश में एक जो बड़ा बदलाव आ रहा है, उसमें हमारे टियर 2, टियर 3 सिटी बहुत तेजी से प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप स्पोर्ट्स में देखिए, टियर 2, टियर 3 सिटी के आ रहे हैं बच्चे। शिक्षा में देखिए, टियर 2, टियर 3 सिटी के बच्चे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। स्टार्टअप्स देखिए, टियर 2, टियर 3 सिटी में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमारा देश का जो आकांक्षी युवा है, जो तामझाम के बोझ में दबा हुआ नहीं है, वो एक बड़ी नई शक्ति के साथ उभर रहा है। और हमने इन छोटे शहर, छोटे कस्बे, उसकी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ न कुछ प्रगति आए उस दिशा में बहुत बारीकी से काम करने की दिशा में प्रयत्न किया है। हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन, इसी सदन में डिजिटल ट्रांजैक्शन के जो भाषण है, भाषण करने वाले भी अपने भाषण निकाल करके पढ़ेंगे तो उनको आश्चर्य होगा कि मैंने ऐसा बोला था। कुछ लोगों ने तो मोबाइल की मजाक उड़ाई थी, कुछ लोगों ने तो डिजिटल की बैंक बिलिंग की व्यवस्था की। यानी मैं हैरान हूं। लेकिन आज छोटे स्थानों पर डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी टियर 2, टियर 3 सिटी हमारे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रेलवे, हमारे हाईवे, नए एयरपोर्ट, उसकी एक पूरी श्रृंखला। अब देखिए उड़ान योजना, अभी 250वां रूट लॉन्च हो गया, 250 रूट्स विद इन इंडिया। कितनी तेजी से हमारी हवाई सफर की व्यवस्था बदल रही है और आने वाले दिनों में और अधिक। हमने बीते 5 वर्ष में हमारे पास ऑपरेशनल 65 एयरपोर्ट थे, आज 100 को हमने पार कर दिया है। 65 ऑपरेशनल में से 100 ऑपरेशनल कर दिए हैं और ये सारे उस नए क्षेत्रों को ताकत बढ़ाने वाले हैं। उसी प्रकार से हमने बीते 5 वर्ष में सिर्फ सरकार नहीं बदली, हमने सोच भी बदली है, हमने काम करने का तरीका भी बदला है, हमने अप्रोच भी बदली है। अब डिजिटल इंडिया की बात करें, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात आए तो पहले काम शुरू तो हुआ, योजना बनी, लेकिन उस काम योजना का तरीका और सोच की इतनी मर्यादा रही कि सिर्फ 59 ग्राम पंचायत तक
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंची थी। आज 5 वर्ष में 1.25 लाख से अधिक गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच गई। और सिर्फ ब्रॉडबैंड पहुंचना ही नहीं, पब्लिक स्कूल, गांव और दूसरे दफ्तरों तक, और सबसे बड़ी बात कॉमन सर्विस सेंटर, उसको भी चालू किया गया है। 2014 में जब हम आए तब हमारे देश में 80,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 3,65,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। और गांव का नौजवान इसे चला रहा है और गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी की सेवाएं दे रहा है। 12 लाख से अधिक ग्रामीण युवा अपने ही गांव में रह रहे हैं, शाम को माँ बाप की भी मदद करते हैं, खेत का भी कभी काम कर लेते हैं। 12 लाख युवा, ग्रामीण युवा इस रोजगार के अंदर नए जुड़ गए हैं। इस देश को गर्व होगा और होना चाहिए। हमने सरकार की आलोचना करने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन वगैरह की मजाक उड़ाई, ठीक है। भीम ऐप इन दिनों विश्व का फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म और सिक्योर प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी सिक्योरिटी बढ़ती चली जा रही है। और दुनिया के अनेक देश इस विषय में जानकारी पाने के लिए सीधा संपर्क कर रहे हैं। ये देश के लिए गौरव की बात, ये कोई नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है, हमारे देश के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा का परिणाम है कि आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म हमारे पास है। और इसी जनवरी महीने में, सभापति जी, इसी जनवरी महीने में भीम ऐप से मोबाइल फोन से अपना मनी ट्रांजैक्शन 2,16,000 करोड़ रुपए हुआ है 1 जनवरी में। यानी हमारा देश कैसे बदलाव को स्वीकार कर रहा है। रुपे कार्ड की शुरुआत आप लोगों को पता है, करीब बहुत कम संख्या में, हजारों की तादाद में कुछ रुपे कार्ड थे। और कहते हैं कि शायद ये डेबिट कार्ड वगैरह की दुनिया में 0.6% हमारा कंट्रीब्यूशन था। आज करीब 50% पहुंचा है। और आज रुपे डेबिट कार्ड इंटरनेशनली भी दुनिया के अनेक देशों में उसकी स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है। तो भारत का रुपे कार्ड वो अपनी एक जगह बना रहा है और जो हम सबके लिए गर्व का विषय है। आदरणीय सभापति जी, इस सरकार का अप्रोच का एक और भी विषय है, जैसे जल जीवन मिशन। हमने मूलभूत समस्याओं के समाधान को और 100% की दिशा में जाने के लिए प्रयास किए। टॉयलेट तो 100%, घर तो 100%, बिजली तो 100%, गांव में बिजली तो 100%। हमने एक एक चीज़ों में से देश को कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए अप्रोच लेकर के हम चल रहे हैं। हमने घरों में शुद्ध पानी, पीने का पानी पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान उठाया है। और ये मिशन, इसकी विशेषता है, ये भले केंद्र सरकार का मिशन हो, धन केंद्र सरकार खर्च करने वाली हो, ड्राइविंग फोर्स केंद्र सरकार हो, लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंट प्रत्यक्ष, जिसको हम कह सके फेडरलिज्म की माइक्रो यूनिट, हमारा गांव की बॉडी वो खुद इसको तय करेगी, वही उसकी योजना बनाएगी और उन्हीं के द्वारा घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था होगी। और इस योजना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उत्तम उदाहरण, 100 से अधिक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति के लिए अगड़े पिछड़े बहुत कुछ किया, लेकिन इस देश के इलाके भी पिछड़े रह गए। उनकी तरफ अगर हमने ध्यान देने की जरूरत थी, जिसमें हम काफी लेट हो गए। मैंने पाया कि कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें कई राज्यों के कुछ जिले पूरी तरह पिछड़े हुए हैं।
अगर हम उसको भी ठीक कर लें तो देश की एवरेज बहुत बड़ी मात्रा में सुधर जाएगी। और कभी कभी तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कि जहां अफसर भी रिटायर्ड होने वाला हो, ऐसे ही रखे, यानी ऊर्जावान तेजस्वी अफसरों को कोई वहां छोड़ता भी नहीं था, क्योंकि उनको लगता था तो गया। हमने उसको बदला है। एस्पिरेशनल 100 से अधिक डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है, अलग अलग राज्यों के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और राज्यों से भी कहा है कि आप भी अपने यहाँ 50 ऐसे एस्पिरेशनल ब्लॉक आइडेंटिफाई कीजिए और स्पेशल फोकस दे करके उनके प्रशासनिक व्यवस्था, गवर्नेंस में बदलाव लाइए और उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। आज अनुभव आया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल भी, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में एक बहुत ही सुखद अनुभव के साथ आगे बढ़ रहा है। और एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट के अफसरों के बीच में कंपटीशन चलती है ऑनलाइन। हर कोई प्रयास करता है कि वो डिस्ट्रिक्ट टीकाकरण में आगे निकल गया, मैं इस हफ्ते काम करूंगा, मैं टीकाकरण में आगे निकलूंगा। यानी एक प्रकार से लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक अच्छा काम वहां हो रहा है। हमने आयुष्मान भारत में भी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जहां हेल्थ की सेवाएं भी उसी प्रकार की है, इस बार हमने प्रायोरिटी दी है कि वहाँ हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाए ताकि वो से हमारे का आगे बढ़ सके। आगे आकांक्षी जिले के लोग में हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारे दिव्यांग हो, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको काम करने की दिशा में प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्ष से ही देश के तमाम आदिवासी सेनानियों को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। देश भर में आदिवासियों ने देश की आज़ादी के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको लेकर के म्यूजियम बने, रिसर्च संस्थान बने, और देश को बनाने बचाने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका थी वो एक प्रेरणा का कारण बनेगी, देश को जोड़ने का भी कारण बनेगी, और उसके लिए भी काम हो रहा है। हमारे आदिवासी बच्चों में कई होनहार बच्चे होते हैं, उनको अवसर नहीं होता है। स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, अगर उनको अवसर मिले, हमने एकलव्य स्कूल के द्वारा वो उत्तम प्रकार के स्कूलों की रचना करके ऐसे होनहार बालकों को अवसर देने की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। आदिवासी बच्चों को के साथ साथ करीब 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्हीं क्षेत्रों में, और वनधन जो जंगलों की पैदावार है उनके लिए भी एमएसपी, उसको बल दे करके उनको भी हमने आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन चीज़ों का बहुत शॉर्ट में उल्लेख है, लेकिन हमने देश के इतिहास में पहली बार सैनिक स्कूलों में बेटियों के लिए दाखिले की स्वीकृति दे दी। मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की नियुक्ति का काम भी जारी है। देश में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 600 से अधिक वन स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं। देश के हर स्कूल में 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यौन अपराधियों को पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है, और जिसमें ऐसे लोगों पर नजर रखना होगा। इसके अतिरिक्त मानव तस्करी के विरुद्ध भी एक यूनिट स्थापित करने की भी हमने योजना बनाई है। बच्चों पर यौन हिंसा के गंभीर मामलों से निपटने के लिए पोस्को कानून में संशोधन कर इसके तहत आने वाले अपराधों का दायरा को भी हमने और जोड़ा गया ताकि इन अपराधों को हम सजा के दायरे में ला सकें। ऐसे मामलों में न्याय तेजी से मिले, इसलिए देश भर में 1000 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, सदन में सीएए पर कोई चर्चा हुई है। यहां बार बार ये बताने की कोशिश की गई है कि अनेक हिस्सों में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाई गई, जो हिंसा हुई उसी को आंदोलन का अधिकार मान लिया गया।
बार बार संविधान की दुहाई, उसी के नाम पर अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटी को कवर करने का प्रयास हो रहा है। मैं कांग्रेस की मजबूरी समझ आती है, लेकिन केरल के लेफ्ट फ्रंट के हमारे जो मित्र हैं, उनको जरा समझना चाहिए। उनको पता होना चाहिए आने से पहले कि केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि केरल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों का हाथ होने की बात उन्होंने विधानसभा में कही है, कि केरल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों का हाथ होने की बात उन्होंने विधानसभा में कही है। यही नहीं, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जिस अराजकता से आप केरल में परेशान हैं, उसका समर्थन आप दिल्ली में या देश के अन्य हिस्सों में कैसे कर सकते हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, वो जो प्रचारित किया जा रहा है, उसको लेकर प्राइम मिनिस्टर सभी साथियों को खुद से सवाल पूछना चाहिए। क्या देश को मिस इन्फॉर्म करना, मिसगाइड करना, इस प्रवृत्ति को हम सब ने रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? क्या ये हम सबका कर्तव्य है कि नहीं है? क्या हमें ऐसे कैंपेन का हिस्सा बन जाना चाहिए? और मान लीजिए किसी का राजनीतिक भला होने वाला नहीं है, मान के चलिए, और इसलिए ये रास्ता सही नहीं है। मिल बैठ करके जरा सोचें कि हम सही रास्ते में जा रहे हैं क्या? और ये कैसा दोहरा चरित्र है? आप 24 घंटे अल्पसंख्यकों की दुहाई देते हैं। बहुत शानदार शब्दों का उपयोग करके कह रहे हैं, आनंद जी को अभी मैं सुन रहा था। लेकिन अतीत की गलतियों के कारण पड़ोस में, अल्पसंख्यक शब्द आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, पड़ोस में अल्पसंख्यक जो बन गए, उनके विरुद्ध जो चल रहा है, उसकी पीड़ा आपको क्यों नहीं हो रही है? देश की अपेक्षा है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर लोगों को डराने के बजाय सही जानकारी दी जाए। ये हम सबका दायित्व है। हैरानी की बात यह है, विपक्ष के अनेक साथी इन दिनों बहुत उत्साहित हो गए हैं। जो कभी साइलेंट थे, आजकल वायलेंट हैं। सभापति जी का असर है। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि सदन बड़े वरिष्ठ लोगों का है, तो कुछ महापुरुषों की बातें मैं आज जरा आपको पढ़ कर बताना चाहता हूं। पहला बयान है, दिस हाउस is of the opinion that in view of the insecurity of the life, property and honor of the minority communities living in the eastern wing of Pakistan and general denial of all human rights to them in that part of Pakistan, the government of India should, in addition to relaxing restrictions in migration of people belonging to the minority communities from East Pakistan to Indian Union, also consider steps for enlisting the world opinion. ये सदन में कही गई बात है। अब आपको लगेगा
ये कोई जनसंघ के नेता ही बोल सकते हैं, ये तो कौन बोल सकता है ऐसे ही। उस समय तो भाजपा था नहीं, जनसंघ था, तो उन्होंने सोचा होगा कि जनसंघ वाला बोल सकता है। लेकिन ये वक्तव्य किसी बीजेपी या जनसंघ के नेता का नहीं है। उसी महापुरुष का एक दूसरा वाक्य मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है, जहां तक ईस्ट पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसका यह फैसला मालूम होता है कि वहां से नॉन मुस्लिम जितने हैं सब निकाल दिए जाएं। वह एक इस्लामिक स्टेट है। एक इस्लामिक स्टेट के नाते वह यह सोचता है कि यहां इस्लाम को मानने वाले ही रह सकते हैं और गैर इस्लामी लोग नहीं रह सकते। लिहाजा हिंदू निकाले जा रहे हैं, ईसाई निकाले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि करीब 37,000 से ऊपर क्रिश्चियंस आज वहां से हिंदुस्तान में आ गए हैं। बुद्धिस्ट भी वहां से निकाले जा रहे हैं। ये भी किसी जनसंघ का, आप भाजपा के नेता का वाक्य नहीं है। और सदन को मैं बताना चाहूँगा, ये शब्द उस महापुरुष के हैं जो देश के प्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं, वो श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के वाक्य हैं। अब आप उनको भी कम्युनल कह देंगे, आप उनको भी हिंदू और मुस्लिम के डिवाइडर कह देंगे। ये बयान लाल बहादुर शास्त्री जी ने संसद में 3 अप्रैल 1964 को दिया था। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तब धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आ रहे शरणार्थियों पर संसद में चर्चा हो रही थी। उसी दरमियान शास्त्री जी ने ये बात कही थी। आदरणीय सभापति जी, अब मैं आदरणीय सदन को एक और बयान के बारे में बताता हूं, और ये खास करके मैं मेरे समाजवादी मित्रों को विशेष रूप से समर्पित करता हूं, क्योंकि शायद यही है जहां से प्रेरणा मिल सकती है। जरा ध्यान से सुने। हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जिए, मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिंदू चाहे कहां का नागरिक हो, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है जितना हिंदुस्तान के हिंदू या मुसलमान का। ये किसने कहा था? ये भी किसी जनसंघ भाजपा वाले का नहीं है, ये श्रीमान राम मनोहर लोहिया जी की बात है। हमारे समाजवादी साथी हमें माने या न माने, लेकिन कम से कम लोहिया जी को हम नकारने का काम न करें, यही मेरा उनसे आग्रह है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में शास्त्री जी का एक और बयान पढ़ना चाहता हूं। ये बयान उन्होंने शरणार्थियों पर राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में दिया था। आज वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्यों के अंदर विधानसभाओं में प्रस्ताव करके जिस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के भाषण को सुन लीजिए। आपको पता चलेगा
कि आप कहां जा रहे थे, कहां थे, क्या हो गया आप लोगों का। सभापति जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, हमारी तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रेफ्यूजी सेटलिंग राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में माना है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और ऐसे करते हुए हमें बड़ी खुशी होती है। क्या बिहार और क्या उड़ीसा, क्या मध्य प्रदेश और क्या उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र या आंध्र, सभी सूबों ने, सभी प्रदेशों ने भारत सरकार को लिखा है कि वे इनको अपने यहां बसाने के लिए तैयार है। किसी ने कहा है 50,000 आदमी, किसी ने कहा है 15,000 फैमिलीज, किसी ने कहा है 10,000 फैमिलीज बसाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। शास्त्री जी का ये बयान तब का है जब 1964 में देश में ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थी। आज बदल गए। हम ये अच्छा काम ही कर रहे हैं, हम ये अच्छा काम ही कर रहे हैं और आप रोड़े अटका रहे हैं। आप रोड़े अटका रहे हैं क्योंकि आपकी वोट बैंक की राजनीति। आदरणीय सभापति जी, प्लीज बैठ जाइए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। तरीका नहीं है ना, प्लीज। 25 नवंबर 1947 को, 25 नवंबर 1947 देश आजाद होने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था। 25 नवंबर 1947 कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव क्या कहता है? कांग्रेस इज further bound to afford full protection to all those non-Muslims from Pakistan who have crossed the border and come over to India or may do so to save their life and honor. ये non-Muslim के लिए अगर आप आज जो भाषा बोल रहे हैं, प्लीज सिट डाउन। ही इज टॉकिंग अबाउट 1947 कांग्रेस, नॉट प्रेजेंट कांग्रेस, डोंट वरी। आदरणीय सभापति जी, मैं नहीं मानता हूं कि 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस कम्युनल थी। मैं नहीं मानता हूं और आज अचानक सेक्युलर हो गई ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। 25 नवंबर 1947 आपने नॉन मुस्लिम लिखने के बजाय आप लिख सकते थे कि पाकिस्तान से आने वाले सब लोगों को। क्यों नहीं लिखा ऐसा? क्यों नॉन मुस्लिम लिखा? बंटवारे के बाद बंटवारे के बाद रिकॉर्ड में जा रहे जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, उनमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे। मिश्रा जी, उसमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे। और इन लोगों को, रामदास जी, इन लोगों को बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, आई वुड लाइक टू टेल द शेड्यूल्ड कास्ट who happen today to be impounded inside Pakistan to come over to India. ये बाबा साहब आंबेडकर ने भी यही संदेश दिया था। ये सारे बयान जिन महान हस्तियों के हैं, वो इस देश के राष्ट्र निर्माता है। क्या वो सभी कम्युनल थे? कांग्रेस और उसके साथी देश के राष्ट्र निर्माताओं को भी वोट बैंक की राजनीति के कारण भूलने लगे हैं। ये देश के लिए चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, 1997 में
यहां अनेक साथी उपस्थित होंगे। हो सकता है कि सदन में भी कोई हो। ये वो साल था जब से तत्कालीन सरकार के निर्देशों में हिंदू और सिखों का इस्तेमाल शुरू हुआ। पहले नहीं होता था, जोड़ा गया। 2011 में इसमें पाकिस्तान से आने वाले क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट शब्द की कैटेगरी को भी बनाया गया। ये सब 2011 में हुआ है। साल 2003 में लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003 पर जिस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने चर्चा की और फिर उसे आगे बढ़ाया, उस कमेटी में कांग्रेस के अनेक सदस्य आज भी यहां हैं जो उस कमेटी में थे। और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की इस रिपोर्ट में कहा गया, पड़ोसी देशों द्वारा आ रहे अल्पसंख्यकों को दो हिस्सों में देखा जाए। एक जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से आते हैं और दूसरा वो अवैध माइग्रेंट्स जो सिविल डिस्टर्बेंस के कारण की वजह से आते हैं। इस कमेटी का रिपोर्ट है। आज जब ये सरकार यही बात कर रही है तो इस पर 17 साल बाद हंगामा क्यों किया जा रहा है? 28 फरवरी, सभापति जी, 28 फरवरी 2004 को केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपको पता होगा कौन मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर राजस्थान के 2 जिले और गुजरात के 4 जिलों के कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया कि वो पाकिस्तान से आए माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भारतीय नागरिकता दे सकें। ये नियम 2005 और 2006 में भी लागू रहा। 2005 और 2006 में आप ही थे और तब तो पद्धति नहीं है। संविधान की मूल भावना को कोई खतरा नहीं हुआ था, उसके विरुद्ध नहीं था। आज से 10 साल पहले तो ये सारी बातें ठीक थी, जिस पर कोई शोर नहीं होता था। आज अचानक आपके दुनिया बदल गई है। पराजय आपको इतना परेशान करता होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आदरणीय सभापति जी, एनपीआर की भी काफी चर्चा हो रही है। जनगणना और एनपीआर सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां हैं जो देश में पहले भी होती आई है, लेकिन जब वोट बैंक पॉलिटिक्स की ऐसी मजबूरी हो तो खुद एनपीआर को 2010 में लाने वाले लोग आज लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आपका शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, कारण के चुनाव है, यूपीए के चुनाव है, आप एक पार्टी है, यूपीए के तत्कालीन गृह मंत्री, यूपीए के तत्कालीन गृह मंत्री ने आप एनपीआर के शुभारंभ के समय आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, प्लीज देश आजाद हुआ। You had your say. You had your say. You had your say. This is not going on record. You are wasting your useful energies. Please, ऐसा मत करिए. Prime Minister is leading the nation, ना? So naturally he has to speak. आदरणीय सभापति जी, please. Yeah. अगर आप facts cannot be without record, ना? There should be some accord about the record. आदरणीय सभापति जी, अगर आप सेंसस भी देखेंगे तो देश आजाद होने के बाद पहले दशक में कुछ सवाल होंगे, दूसरे दशक में कुछ सवाल निकाल दिए होंगे, कुछ जोड़े होंगे। जैसे जैसी आवश्यकता वैसी है। हर चीज में ये गवर्नेंस के विषय होते हैं, छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं। हम अफवाहें फैलाने का काम न करें। हमारे देश में पहले मातृभाषा
मातृभाषा का इतना बड़ा संकट कभी नहीं था। मातृभाषा पर इतना बड़ा संकट पहले कभी नहीं था। आज सूरत के अंदर उड़ीसा से माइग्रेट होकर के बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और गुजरात सरकार ये कहे कि हम उड़िया स्कूल नहीं चलाएंगे, कब तक चलेगा? मैं मानता हूं कि सरकार पर जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी मातृभाषा बोलता है, उसके पिताजी कौन सी भाषा बोलते थे, तब जाकर के सूरत में उड़िया स्कूलों को चालू किया जा सकता है। पहले माइग्रेशन नहीं होता था। आज जब माइग्रेशन होता है तभी आवश्यक होता है इन जिलों में से। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आप चिंता मत करो, रिकॉर्ड में नहीं जा रहे, टीवी में नहीं आ रहे, आप क्यों चिंता करते हैं? प्लीज ये पद्धति नहीं है। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज कृपया बैठ जाइए। आदरणीय सभापति जी, ठीक है। पहले हमारे देश में माइग्रेशन बहुत कम मात्रा में होता था। समय रहते रहते शहरों के प्रति लगाव बढ़ना, शहरों का विकास होना, लोगों के एस्पिरेशन बदलने, तो पिछले 30-40 साल में हम लगातार देख रहे हैं कि माइग्रेशन नजर आता है। अब ये माइग्रेशन का मैं भी आप जब तक दिस इज नॉट द फेयर किन जिलों से ज्यादा माइग्रेशन होता है, कौन जिलों से लोग जिला छोड़ करके जा रहे हैं, इसकी जानकारी के बिना उस जिले के डेवलपमेंट को आप प्राथमिकता नहीं दे सकते। आपके लिए आवश्यक है कि आपने, और ये सारे, और दूसरा, इतनी अफवाहें फैला रहे हो, लोगों को गुमराह करे हो। आपने तो 2010 में एनपीआर लाए, हम 2014 से यहां बैठे हैं। क्या इसी एनपीआर को लेकर के किसी के लिए सवालिया निशान हमने खड़ा किया है? कि रिकॉर्ड तो हमारे पास है, क्या नहीं है? बोल रहे हैं, क्यों मूर्ख बना रहे हैं? हमारे पास है आपके एनपीआर, आपका एनपीआर का रिकॉर्ड हमारे पास है, आपके समय का एनपीआर का रिकॉर्ड है। इस देश के किसी भी नागरिक को उस एनपीआर के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, यूपीए के तत्कालीन गृह मंत्री एनपीआर के शुभारंभ के समय हर सामान्य निवासी यूजुअल रेसिडेंट के एनपीआर के एनरोलमेंट की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए कहा था, हर किसी को इस प्रयास का हिस्सा बनना चाहिए। 20 लोग खड़े होकर बोलना। उन्होंने बाकायदा मीडिया से भी अपील की थी कि मीडिया एनपीआर का प्रचार करे, लोगों को शिक्षित करे, लोग एनपीआर से जुड़े। वो उस समय के गृह मंत्री ने सार्वजनिक अपील की थी। यूपीए के ऑर्डर, देन में पॉइंट 2010 में एनपीआर लागू करवाया, 2011 में एनपीआर के लिए बायोमेट्रिक डेटा भी बायोमेट्रिक डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। पहले ऑर्डर लाना। आप जब यू कांट क्रिएट डिसऑर्डर एंड डिमांड ऑर्डर। 2014 में सरकार से गए, उस समय तक एनपीआर के तहत करोड़ों नागरिकों की फोटो स्कैन कर रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम पूरा कर लिया गया था और बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन का काम प्रगति में था। ये आपके कार्यकाल की मैं बात बता रहा हूं। आज जब हम अपने आपके द्वारा तैयार उन एनपीआर रिकॉर्ड्स को 2015 में अपडेट किया और इस एनपीआर रिकॉर्ड्स के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकार की तमाम योजनाओं में जो छूट गए लाभार्थी थे उनको शामिल करने के लिए आपके द्वारा तैयार किया गया एनपीआर के रिकॉर्ड का सकारात्मक उपयोग हमने किया है और गरीबों को लाभ पहुंचाया है। लेकिन आज सियासी माहौल बनाकर आप एनपीआर का विरोध कर रहे हैं और करोड़ों गरीबों को सरकार की इन जन कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा बनने से रोकने का हम पाप कर रहे हैं। अपने तुच्छ सियासी नैरेटिव के लिए जो भी ये कर रहे हैं उनकी गरीब विरोधी मानसिकता प्रकट हो रही है। 2020 की जनगणना के साथ साथ हम एनपीआर रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं ताकि गरीबों के लिए चल रही ये योजनाएं और ज्यादा प्रभावी तरीके से और ईमानदारी से उन तक पहुंच सके। लेकिन क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं तो आपके ही द्वारा किया गया एनपीआर आपको ही बुरा दिखाई देने लगा है। सभी राज्यों ने, आदरणीय सभापति जी, सभी राज्यों ने एनपीआर को बकायदा गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर अप्रूव किया है। अब कुछ राज्यों ने अचानक यू टर्न लिया है और इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं और जानबूझकर इनके महत्व और गरीबों के लिए इसके फायदे को अनदेखी कर रहे हैं। जिन कामों को आपने 70 सालों में नहीं किया उन्हें विपक्ष में बैठकर इस प्रकार की बातें करके हमें शोभा नहीं देता है। लेकिन जिस काम को बकायदा आप लाए, आगे बढ़ाया, मीडिया में प्रचार करवाया, अब आज उसे ही अछूत बनाकर उसका विरोध करने में जुट गए हैं। इस बात का सबूत है कि आपके नैरेटिव्स केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से तय होते हैं। अगर तुष्टीकरण का सवाल हो तो विकास और विभाजन में से आप डंके की चोट पर विभाजन का रास्ता पकड़ते हैं। ऐसे अवसरवादी विरोध से किसी की दल को लाभ या हानि तो हो सकते हैं, लेकिन इससे देश को हानि निश्चित रूप से होती है। देश में अविश्वास की स्थिति बनती है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम सच को, सही स्थिति को ही जनता के बीच ले जाएं। इस दशक में दुनिया की भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं और भारतीयों को हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए हम सभी के प्रयास 130 करोड़ भारतीय वासियों को, उनकी आकांक्षाओं को अनुरूप होने चाहिए। ये तभी संभव है जब राष्ट्रहित के सभी मामलों में ये सदन संगच्छध्वम संबद्धम, यानी एक साथ चलो, एक सुर में आगे बढ़ो, इस संकल्प से चलते हैं। डिबेट हो, डिस्कशंस हो और डिसीजंस हो। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने यहां एक कविता सुनाई तो मुझे भी एक कविता याद आ गई। I have no house, only open space, filled with truth, kindness, desire and dreams. Desire to see my country develop and great. Dreams to see happiness and peace around. मुझे भारत के महान सपूत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम की ये पंक्तियाँ अच्छी लगी और आपको, मुझे ये अच्छा लगा और आपको आपकी पसंद की पंक्तियाँ अच्छी लगी। वो कहावत भी आपने खूब सुनी होगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी।
अब तय आपको करना है कि अपनी पसंद बदलें या फिर 21वीं सदी में 20वीं सदी का नॉस्टैल्जिया लेकर के ही जीते रहें। ये नया भारत आगे बढ़ा चला है, एक कर्तव्य पथ पर बढ़ चला है और कर्तव्य में ही सारे अधिकारों का सार है। यही तो महात्मा गांधी जी का संदेश है। आइए हम गांधी जी के बताए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए एक समृद्ध, समर्थ, संकल्पित नए भारत के निर्माण के लिए जुड़ जाएं। हम सभी के सामूहिक प्रयासों से ही भारत की हर आकांक्षा, हर संकल्प सिद्ध होगा। एक बार फिर राष्ट्रपति जी का और आप सभी सदस्यों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं इस भावना के साथ कि देश की एकता और अखंडता को प्राथमिकता देते हुए, भारत के संविधान की उच्च भावनाओं का आदर करते हुए हम सब मिलकर के चलें, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना योगदान दें। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस चर्चा को समृद्ध करने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर।